हेलो सीए फाइनलिस्ट, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ये है लास्ट लेक्चर इंट्रो टू कॉस्ट का, जिसमें आज हम कुछ एक्सटीशन चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि अपकमिंग लेक्चर्स और अपकमिंग चैप्टर्स में जो आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एक बार रिकैप दें कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रो पढ़ा, जिसमें हमने माइकल ई पोर्टर से स्टार्ट किया कि भैया उन्होंने 3 टाइप की स्ट्रेटजी बताई थी। एक होता है लीडरशिप, एक होता है आपका डिफरेंशिएशन, एक होता है नीच को फॉलो करना। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, नीच में वो ये कहता है कि वी डोंट फोकस ऑन ऑल, वी जस्ट फोकस ऑन अ वन पर्टिकुलर सेगमेंट। यानी जैसे मैंने आपको नाइकी का एग्जांपल दिया कि हमें दुनिया को शूज नहीं पहनाने, हमें दुनिया को प्रोडक्ट्स नहीं डिलीवर करने, हमें उनको डिलीवर करना है जो कि एथलीट्स हैं। डिफरेंशिएशन लाइक एप्पल एप्पल कहता है कि वी गिव अ यूनिक प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ यू, सो वी विल चार्ज अ प्रीमियम मनी फ्रॉम यू। और कॉस्ट लीडरशिप क्या है, जिसके बेसिस पे हमारा कॉस्ट का सब्जेक्ट डिलीवर होता है। ये कहता है कि हम आपको मिनिमम कॉस्ट पे, बेस्ट कॉस्ट पे, मैक्सिमम क्वालिटी, मैक्सिमम सर्विस एंड विदाउट एरर एंड प्रॉब्लम हम आपको डिलीवर करेंगे। यानी जो चीज़ एप्पल कंपनी आपको दे रही है वही हम सैमसंग बना के देते हैं, एमआई बना के दे देंगे आपको, आपको ओप्पो वीवो बना के दे देंगे। 10 से 20 हज़ार में आपका काम हो जाएगा, जहाँ पे आप 50 से 60 हज़ार का एप्पल फ़ोन लेंगे। तो हम आपके पैसे भी बचाएंगे, आपको प्रोडक्ट भी डिलीवर करेंगे, आपको सर्विस भी डिलीवर करेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट को हमने कैसे समझा था? कॉस्ट का मतलब हमने समझा था कि देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, साउथ इंडियन आपके पड़ोसी है, साउथ इंडियन, आप है पंजाबी। पंजाबी हैं आप हमेशा पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं, उन्हें देते हैं, और वो इसके बदले में आपको इडली डोसा सांभर वगैरह देते हैं। तो क्या सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं। क्यों पंजाबी वाले भैया पूरे मोहल्ले को, पूरी सोसाइटी को खिला देते हैं? नहीं खिलाते। क्यों वो आंटी जी जो आपके पड़ोस में साउथ इंडियन, क्यों वो साउथ इंडियन डोसा सांभर सबको देती है? नहीं देती है, वो आप ही को देती है। क्यों? बिकॉज कॉस्ट पे की जा रही है। आपने हमको दिया तो हमने आपको दिया, दिस इज कॉस्ट एंड सर्विस। कॉस्ट क्या कहता है? आपकी पॉकेट से जो भी गया वो आपके लिए कॉस्ट है। दो एंगल से इसको देखना होता है, एज अ नाउन, एज अ वर्ब। मैंने आपको सिंपल करके बताया, एज अ बिजनेस एंगल और एज अ कस्टमर एंगल। बिजनेस बोलता है कि मान लीजिए हम आपसे 20,000 चार्ज कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मैं आपसे कॉस्टिंग के लिए 11,000 चार्ज कर रहा हूँ, तो हमारी प्राइसिंग कैसे 11,000 होगी, इसके अंदर हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, फाइनली हमारा प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, एवरीथिंग वी विल कैलकुलेटेड फॉर यू एंड फॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हो गया बिजनेस का एंगल। एंड कस्टमर के एंगल से क्या है कि जो मैं आपको 11,000 दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों आपको दूं, मुझे क्या मिलेगा। तो ये हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ एंगल से। नाउ अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में दो चीज़ आती है, बिगन एंड एंड। बिगन में ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें कि आप देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर या लॉस। इनकम हुई तो उसके पीछे क्या बेस था, और अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके पीछे क्या बेस था। यहाँ पे एंड होता है, किस चीज़ पे होता है? रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग पे होता है, क्रिटिकल स्टेटमेंट्स पे जाके इसका एंड होता है, और हम देख पाते हैं कि हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर पाए और कॉस्ट का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस वक्त मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या सबके लिए नहीं है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। सर कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब टू द प्रिंसिपल वाला नहीं, एप्लीकेशन मतलब हम चीज़ें अप्लाई करेंगे, क्या क्या करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग के मेथड्स एनालाइज करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, प्रोवाइड। हमें इसमें क्या प्रोवाइड करना था? डाटा को प्रोवाइड करना होता है। क्यों? ताकि हमें इन्फॉर्मेशन नीडेड, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिले, और उस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे आप? हम प्लान करेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन देखी थी। इसमें मैंने आपको सिंपली कहा था आप चार्ट के थ्रू पढ़ो लास्ट में, और इसी से रिवाइज करो। देखिए, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को सम कर देते हो प्राइम कॉस्ट हो जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एक होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड सिंपली। ठीक है। इसके बाद एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा, एक होता है फैक्ट्री का खर्चा, एक होता है ऑफिस का खर्चा, एक होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है R&D, और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो कुछ अलग अलग कॉस्ट होती है, उसके बेस पे हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। फिर हमने देखा कॉस्ट शीट को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसमें हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री को जोड़ दिया तो फैक्ट्री
ओवरहेड को जोड़ दिया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई आपकी, यानी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर हमने इसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जोड़ा, R&D कॉस्ट जोड़ा जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा जोड़ा जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जो भी जनरल है वो ऐड किया, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी खर्चा है वो ऐड किया, फिर हमने प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसको एडजस्ट किया, तो हमारा सेलिंग प्राइस या फिर सेल जो है आ गया कितने पे हमें सेल करना है। नॉट डिटर्मिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटर्मिनेशन, मतलब डिटर्मिनेशन समझ में नहीं आया सर, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो वाला डिटर्मिनेशन नहीं है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पता चलेगा, तो आप इससे सेलिंग प्राइस अपना पता लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं अपने बजट को, आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, और आप वेरिएशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड सेट हुआ है प्राइस का 10 रुपये, आपने 12 रुपये खर्च किया, तो आपने 2 रुपीज़ का वेरिएशन क्रिएट किया, लेकिन ये नेगेटिव फिगर है। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमारा प्राइस होना चाहिए मटेरियल का 10 रुपीज़, लेकिन आप 8 में ही उसको ले आए, तो हमने 2 रुपीज़ का वेरिएशन क्रिएट किया, लेकिन दिस इज द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें मैंने आपसे कहा कि आप ऑब्जेक्टिव में क्या देखेंगे कि देखो असाइनमेंट पता लगाएंगे क्या, जैसे प्राइस, कंट्रोल एंड रिडक्शन के ऊपर डिस्कशन है, और इसमें स्टडीमेट और पास्टर में भी क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था। लेट सपोज इसमें कहा कि रिडक्शन क्या है, मेरा वेट 90 kg था, मैंने 70 kg किया, दिस इज रिडक्शन, बट मैं अब 70 का हूँ, 70 ही मेंटेन कर रहा हूँ, दिस इज कंट्रोल। उसके बाद कंपैरिजन में मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, इंट्राफर्म। जब एप्पल कंपनी अपने प्राइजेस को सैमसंग से मैच करती है कि उनकी क्या प्राइसिंग है, हमारी क्या प्राइसिंग है, या फिर सैमसंग जब एप्पल से मैच करती है, दिस इज कॉल्ड इंटरफर्म। और जब इंट्राफर्म क्या होता है, जब अपनी ही कंपनी अपनी प्रोडक्ट में अपने प्राइसेस को मैच करती है कि लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, तो इसको बोलते हैं इंट्राफर्म। दिस इज द ओवरऑल स्टडी वी डन फ्रॉम टिल नाउ, टिल थर्ड लेक्चर ऑफ इंट्रो टू कॉस्ट। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का नाम लेना है, मुझे पता है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट की हेडिंग लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन उसमें सब पॉइंट्स बहुत सारे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो भी कोशिश करेंगे समझने की, फिर भी कुछ रह गया तो डोंट वरी, टिल द एंड ऑफ द कॉस्टिंग लेक्चर्स यू विल एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टीच यू, डोंट वरी। सबसे पहले बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट नंबर मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। हाँ, 5 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसमें क्या है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन तो पहले भी था, हाँ ये उसी की कंटिन्यूशन में, डोंट वरी, बट मुझे अलग से बताना था इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा, वरना आप सब मिक्स कर देते। ऑन दी बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड नॉर्मलिटी, हम ये देखेंगे कॉस्ट को हम कंट्रोलेबिलिटी एंड नॉर्मलिटी के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करेंगे। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गणपति जी को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बैच का नाम ही है विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच। ओके, ओम गम गणपति नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारी लाइफ से जितने भी विघ्न हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हटाइए। हे गणपति जी, आपको प्रणाम, आपकी कृपा से हमें भी रिद्धि शुद्धि बुद्धि प्राप्त हो, हमारे सारे विघ्नों का नाश हो, हम पे कृपा करें। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करो तुम, विद्या दानम करो तुम। माँ सरस्वती, आप ज्ञान की देवी हैं, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ के हर एग्ज़ाम में मैं हमेशा अपनी बुद्धि का और आपके ज्ञान का प्रयोग करके लाइफ में सक्सेस को हासिल कर पाऊँ। मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। नाउ माय डियर फ्रेंड, एक बात आपको छोटी सी शेयर करनी थी। जितने भी लाइफ में अचीवर्स होते हैं ना, और जितने भी लोग फेल होते हैं, उनमें एक डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। मान लीजिए आप देखेंगे ना, ये भी जो कॉस्टिंग विघ्नहर्ता बैच मैंने शुरू किया है, इसमें जो लाइक्स होंगे पहले वीडियो पे सबसे ज़्यादा होंगे, व्यूज भी सबसे पहले वीडियो पे सबसे ज़्यादा होंगे, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड घटेगा ना, वीडियो पे व्यूज भी कम हो जाएंगे, लाइक्स भी कम हो जाएंगे। मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ समझो, जब भी कोई फाइट होती है ना, स्कूल के पहले दिन बच्चा बहुत सीरियस होकर पढ़ता है, स्कूल एंड होते होते बच्चे का पढ़ने से ध्यान हट जाता है। इसी को बोलते हैं माया, इसी को बोलते हैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब।
कहते हैं जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी तकदीर नहीं होती? तकदीर उनकी भी होती है, लेकिन तकदीर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों 1% लोगों के पास मार्केट का 70 to 80% पैसा है और 95% लोगों के पास सिर्फ 20% पैसा है? क्यों? क्योंकि जो जीतने वाले 1% लोग हैं, 5% लोग हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं मेहनत करने से। वो लगातार मेहनत करते हैं, हर बार मेहनत करते हैं और करते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं। उनकी लाइफ में ये नहीं होता कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अगली बार सक्सेस को अचीव कर लेंगे। नहीं, उनकी हार्ड वर्किंग, उनका डिसिप्लिन, उनकी कंसिस्टेंसी ही उनकी सक्सेस है। नाउ डिसाइड इन विच क्राइटेरिया यू आर। अगर एक भी बच्चा वीडियो लाइक करता है, एक भी वेव आता है, मैं उस बच्चे के लिए बैच कंप्लीट करूंगा, टिल एंड में फाइट करूंगा, क्योंकि मैं अपना 100% देना चाहता हूं दोस्त, कि एंड में वो बच्चा ये ना कहे कि भगवान ने मेरी मदद नहीं की, उस भगवान ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा तू ये काम कर, उस बच्चे को तेरी ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आते भी हैं, मैं देखता हूँ, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। बस एक ही चीज़ कहूँगा यार, सक्सेस की डेफिनेशन वहीं से शुरू होती है जब तक तुम हारते नहीं हो। हर बार तुम सोचोगे कि रुक जाओ, हर बार तुम सोचोगे कि चलो बाद में कर लेंगे, हर बार तुम्हें लगेगा चलो छुट्टी वाले दिन कर लेंगे, हर बार तुम लगेगा चलो आज नहीं कल कर लेंगे। और जब जब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएंगे, तुम सोच लेना तुम 5% से 95 की कैटेगरी में चले गए। सीए में भी 5% रिजल्ट आता है, 95% स्टूडेंट फेल होते हैं। लाइफ में भी 5% लोग ही अमीर होते हैं, 95% सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब होते हैं। लाइफ में सिर्फ 5% लोगों ही हिस्ट्री के बुक्स में उनका नाम दर्ज होता है, 95% लोगों का आधार कार्ड में नाम होता है और दुनिया भूल भी जाती है। नाउ डिसाइड, हिस्ट्री क्रिएट करनी है या हिस्ट्री पढ़नी है? आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन जब भी देखेंगे कमेंट में जाके जरूर लिखना, आई एम द हिस्ट्री क्रिएटर, आई एम द हिस्ट्री क्रिएटर। और अगर सच में अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जाके लिखना आई एम हिस्ट्री क्रिएटर। मैं ये काम कर रहा हूँ अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बापों को बहुत उम्मीद है कि काश भगवान, होते हैं माँ बाप बोलते हैं क्या कोई ऐसा टीचर नहीं है जो सेल्फलेस होकर पढ़ाए? क्या भगवान ने ऐसा कोई टीचर नहीं बनाया? अब मैं हूँ और मैं करूँगा, टिल एंड इस बैच को कंप्लीट भी करूँगा गिवन डेट तक, टिल एंड फाइट भी करूँगा। आई डोंट केयर कि आप में से कितने बच्चे बुक बाय करेंगे, टेस्ट बाय करेंगे, आई डोंट केयर कितने बच्चे वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, आई जस्ट केयर कि मैं उस गॉड को खुश कर रहा हूँ, और वो खुश हो गया ना तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप खुश हो गए ना इस मेहनत को देख के, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आई एम रेडी टू फाइट। चलिए सर, देखिए पहला हम इसमें क्लासीफाई करते हैं कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट। सर ये कैसी कॉस्ट है? देखो यार, दो टाइप की कॉस्ट होती है कंट्रोलेबिलिटी, एक होता है कंट्रोलेबिलिटी, एक होता है कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट, एक होता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, या फिर सिंपल सा बोलो कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। दोनों में फर्क क्या है? वो कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आप कोशिश करेंगे बिना कंट्रोल करने की, लेकिन वो होगा नहीं। इसका एग्जांपल देता हूं, लेबर कॉस्टिंग में आपको सीखने के लिए मिलेगा, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपके पास 24 आवर्स है, आप 6 घंटे सोते हैं, 2 घंटे आप तैयार व्यार होते हैं, खाना वाना खाते हैं, 2 घंटे आप कोई और काम करते हैं। तो जो लेजेंड है ना वो भी यही करते हैं, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 घंटे में 10 घंटे सोने खाने उठने में, यहाँ वहाँ आने जाने में हो जाता है, लेकिन बचे हुए 14 to 16 आवर्स जो लेजेंड होते हैं वो सिर्फ मेहनत करते हैं। और जो बेवकूफ़ होते हैं, सॉरी टू से बेवकूफ़, बट एक टीचर एक भाई होने के नाते मैं बोल सकता हूँ, तो टीचर मेंटर भाई कुछ तो मानते ही होगे, तभी तो लेक्चर देख रहे हो आप। बट जो बेवकूफ़ होते हैं वो उस 14 to 16 आवर्स में 5 से 6 घंटे फ़ोन पे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं उसमें? दोस्तों से बात करना, व्हाट्सअप देखना, यूट्यूब पे देखना, नोटिफिकेशन देखना, टाइम वेस्ट। और बचे हुए 5 से 6 घंटे में
2-3 घंटे टेंशन लेना कि पढ़ना क्या है, फिर 2-3 घंटे में थोड़ा बहुत पढ़ने की एक्टिंग करना, और माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है साहब, लेकिन आप कर नहीं रहे होते। तो क्या 14 to 16 आवर्स कोई बच्चा पढ़ता है? हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1 जिसकी आएगी वो पढ़ रहा होगा, वो आज भी पढ़ रहा होगा, वो रिजल्ट के बाद भी पढ़ रहा होगा, एग्ज़ाम के बाद भी पढ़ रहा होगा, वो हर मोमेंट पे खुद को तैयार कर रहा होगा, क्योंकि उसके दिल में दर्द है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है? देखो 10 आवर्स मेरी सबकी लाइफ से जाने ही जाने हैं, समझो इस चीज़ को। तो वो अनकंट्रोलेबल है, सब सोएंगे, सब थोड़ा फ्रेश होंगे, चलेगा। लेकिन 16 आवर्स में से आप चाहो तो 10 आवर्स 12 आवर्स रोज पढ़ सकते हो, दिस इज कंट्रोलेबल। 16 आवर्स में से आप चाहो तो 16 आवर्स पूरे पढ़ सकते हो, दिस इज कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्या? जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप फ़ोन अगर 5 से 6 घंटे कम चलाएं तो उसमें इसका अगर 50% भी कर देंगे तो 3 से 4 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे, कंट्रोलेबल है। और कॉस्ट की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में बात कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए अब एक एम्प्लॉई है, वो बीमार हो गया, उसकी सैलरी देनी बनती है, हम देंगे ही देंगे, अनकंट्रोलेबल है, बीमार होते हैं एम्प्लॉय, कोई बात नहीं। लेकिन एम्प्लॉय नहीं आया तो उसकी सीट का एसी, फैन, लाइट, क्या इसको तुम बंद कर सकते हो? कर सकते हैं। तो इस इज कंट्रोलेबल। आप चाहो तो उस खर्चे को कुछ, अब उसका जो लंच आता था, उसके लिए जो चाय आती थी, वो रोक सकते हो ना। मान लो 10 दिन नहीं आएगा तो 10 दिन का कॉस्ट तो रोक सकते हो, दिस इज कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल क्या? एम्प्लॉय छुट्टी पे है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी क्योंकि वो बीमार है, जेन्युइन रीजन है, इट्स ओके। लेकिन कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है? कि जब वो नहीं है ऑफिस में तो उसकी वजह से जो खर्चा होता था, उस खर्चे को तो रोक सकते हैं ना। अब वो नहीं है तो उसका एसी क्यों चल रहा है, वो नहीं है तो उसके सिस्टम क्यों चल रहा है, वो नहीं है तो लाइट क्यों चल रही है उसकी, वो नहीं है तो उसके लिए चाय और लंच क्यों आ रहा है, मत आओ। समझिए इस चीज़ को। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोलेबल टाइम भी वो होता है जिसको चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। अनकंट्रोलेबल क्या है? इस पे आपका कोई जोर नहीं है, ये खर्चा होता है और होता ही रहेगा। ठीक है, ओके। आइए लिखते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी देख पाएँ और लिख पाएँ। आइए मेरे शब्दों को सुनिएगा, शब्द सुनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोलेबल कॉस्ट incurred in a particular responsibility center, incurred in a particular responsibility center, can be influenced by the action of a manager heading that heading that responsibility center। और अनकंट्रोलेबल सर उसकी मीनिंग एक बार समझा दीजिए ना। समझाऊंगा ना, समझाऊंगा। अनकंट्रोलेबल यानी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये करेंगे तो भी ये खर्चा होता ही होता है। लिखिए इसको, कॉस्ट विच बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन of a specified member of an undertaking are known as uncontrollable
कॉस्ट। देखो ये क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको लेमैन में तो समझा दिया, अब जरा एक बार इसको थोड़ा टॉप लेवल से समझते हैं। मतलब आईसीआई क्या कहता है, वो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, शायद स्नेहा करके नाम था उस स्टूडेंट का, गिव मी 1 सेकेंड आई विल टेल यू। उसने एक चीज़ पूछी कि सर, और वो बच्ची हर वीडियो पे कमेंट करती है, सबसे अच्छी बात। हाँ स्नेहा अग्रवाल उनका नाम है। वो बच्ची हर वीडियो पे कमेंट करती है और मैं भी उनको गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। अब देखो इन्होंने क्या कहा, ध्यान सुनेगा, कि सर क्या स्टडी मैट की लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी है। तो देखो इसका पहला जवाब, तुम्हें मार्क्स किससे चाहिए, आईसीआई से। तो आईसीआई की भाषा में ही आप बात करेंगे तो ज़्यादा रिलेशन अच्छे बनेंगे अपनी भाषा में। अब आप चाइनीज़ बोलते हैं, आईसीआई इंग्लिश बोलता है, तो कह तो आप भी रहे हैं, कह तो वो भी रहा है, लेकिन मार्क्स किसके मिलेंगे, इंग्लिश बोलने के। तो कोशिश कीजिए जितना बेस्ट हो सके आप उसको पढ़िए। अब जितनी भी लैंग्वेज मैंने अब तक लिखवाई है टिल दिस लेक्चर, 4th लेक्चर है ये, मैंने आपको 100% स्टडी मैट की लैंग्वेज लिखवाई है। आप उसमें थोड़ी सी कमांड बना लें, पूरा आपको याद होगा डेफिनेटली। तो प्लीज़ देखो यार, मैं वही बात करूँगा, 95% लोग कॉमन काम करते हैं और 5% थोड़ा सा एक्सटर्नरी होके लाइफ चेंज कर देते हैं। तो लाइफ चेंज करके हिस्ट्री मेकर बनना है या हिस्ट्री रीडर बनना है, नाउ यू कैन डिसाइड। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सर वो तो समझ में आया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है। मान के चलिए घर में शादी है, शादी के कार्ड बांटने के लिए हमने चाचा को अपॉइंट किया, तो चाचा का काम है शादी के कार्ड सबको बांटना। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक हेड। जैसे कई बार होता है प्रॉफिट सेंटर, ये लोग प्रॉफिट का ध्यान रखेंगे। कॉस्ट सेंटर, ये लोग कॉस्ट का ध्यान रखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब आप कुछ लोगों को जिम्मेवारी दे रहे हैं कि वो ध्यान रखें कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये खर्चा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर कि भैया तुम्हारा काम है, तुम ध्यान देना। कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ मैनेजर हेडिंग, मतलब उस काम पे कंट्रोल लगाना है कि नहीं लगाना है, वहां पे क्या काम कैसे करवाना है, ये मैनेजर की हेडिंग है। हेडिंग मतलब दो टाइप के हेड होते हैं, अरे यार बहुत हेडेक है यार, ये वाली हेडिंग नहीं है। मैनेजर हेडिंग मतलब मैनेजर के अंदर ये काम आता है कि भैया मैनेजर भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस खर्चे को देखो और वहां पे कंट्रोल लगाओ, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। यानी मैनेजर भैया तुम्हारी जिम्मेवारी है कि वो जो खर्चा हो रहा है उसको कंट्रोल करो। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ। अब आप इस पर दिमाग लगाओगे ज़्यादा दिक्कत होगी, सिंपल वे में बोला उसको पढ़ो और ये एरो एरो बनाओ नोट्स बना के, होगा बहुत अच्छा क्लियर। एक भैया ने कमेंट किया, देखो कमेंट अच्छे भी बहुत सारे आ रहे हैं लिटरली। एक भैया ने कहा सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ वो सुन तो सकते हो, उसको सुनो और यूज़ करो उसको। या फिर एक तरीका है, बोथ मॉड्यूल जो है अभी प्रिंट आउट के लिए गए हुए हैं, आने वाले 1 से 2 दिन में आप बाय कर लो। उसमें ये सारी चीज़ें टाइप होके मिलेगी आपको। अगर वो टाइप होके मिलेगी तो आपको लिखने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी, तो इट्स योर टेंशन। तो आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लेना 9357194004 पे। तो आप अगर आर्टिकल कर रहे हैं, बोधरूप कर रहे हैं, पढ़ने की लिखने की टेंशन हो रही है, तो आप वो कर लो, आपको और टाइम बचेगा। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है, कॉस्ट विच बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर। देखो यार यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ऊपर वाले में कि भैया ध्यान देना कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो जाए। यहाँ पे स्पेसिफाइड मेंबर के लिए है, सबके लिए नहीं है, एक बंदे के लिए हो जाता है खर्चा। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय जो है छुट्टी पे है, बीमार था, सैलरी काटेंगे आप, जेन्युइन रीजन था, कोई बात नहीं, होते हैं यार बीमार, तुम उसकी इज्जत करोगे तुम्हारा करेगा। स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग आर नोन एज द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, क्योंकि यार नहीं हो पाती, एक बंदे की वजह से हम पूरा डिपार्टमेंट थोड़ा हिलाएंगे, बट ऊपर वाले में हो पाता है क्योंकि मैनेजर का भी काम दे रखा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी हमने बना रखा है। तो मैंने आपको आईसीआई के हिसाब से भी बता दिया, अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ए पॉइंट डाल लेंगे, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है ओके। चलिए अब अगला आप हेडिंग डालने वाले हैं नॉर्मलिटी। हम क्लासिफिकेशन अभी कैसे पढ़ रहे थे, कंट्रोलेबिलिटी, अब हम बात कर रहे हैं बाय नॉर्मलिटी, बाय नॉर्मलिटी। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक है नॉर्मल कॉस्ट, एक होता है एबनॉर्मल कॉस्ट। एक होता है नॉर्मल कॉस्ट और एक होता है एबनॉर्मल कॉस्ट।
और मेरी राइटिंग किसी को नहीं समझ में आ रही तो सॉरी ऑन माई साइड। ऐसी है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़। और क्या बोलूँ मैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, इसका मीनिंग इस तरीके से समझो। शादी दो टाइप से होती है। आपने सुना होगा कई बार आपके पापा के रिलेशन में, मतलब पापा के चाचा, पापा के भाई, उस रिलेशन में। कई बार शादी होती है मम्मी के रिलेशन में। मम्मी के रिलेशन में मतलब मम्मी की बहन मौसी, मम्मी के भाई मामा, उनके बच्चे बच्ची, तो दो डिपार्टमेंट में शादियाँ होती हैं। तो जब भी पापा के एंगल से शादी होगी ना, मतलब पापा के रिलेशन में, तो मम्मी आपको बताएगी, मतलब पापा को बताएगी, देखो अब उनकी शादी में जा रहे हो भैया के या बहन दीदी के, तो देखिए 2 साड़ी आपको लेना पड़ेगा, 1000-2000 दूल्हा को भी देना पड़ेगा, दुल्हन को भी देना पड़ेगा, और जब जाएंगे तो ट्रेन का टिकट वगैरह जो भी है खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो आप खर्चे गिनवा रहे हैं, ओके। तो ये खर्चा होता ही होता है, दिस इज नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, ये वो कॉस्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में होती ही होती है। अगर इस काम को करना है तो इतनी कॉस्ट लगनी ही लगनी है। अगर आपको ये वाला आउटपुट चाहिए और इस कंडीशन पे चाहिए तो ये खर्चा लगेगा ही लगेगा। आप समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा सर ना हम आपकी बुक लेना चाहते हैं ना आपसे टेस्ट लेना चाहते हैं, हम सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर देके पढ़ना चाहते हैं, ओके। अब जो बच्चा ना बुक लेगा ना टेस्ट लेगा, एग्जाम्पल, बट टाइम अगर 100 आवर्स का लेक्चर है तो 100 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे ना, नॉर्मल कॉस्ट है। नॉर्मल कॉस्ट क्या, टाइम। टाइम भी अपने आप में एक लागत होती है। मैं क्यों कर रहा हूँ, एक सुकून के लिए कर रहा हूँ कि मैं अपने भगवान ने कुछ कहा उस भगवान का पूरा कर रहा हूँ। मुझे दुआएं चाहिए आपकी और आपके पेरेंट्स की, और उस ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं बैच बना के कंप्लीट कर रहा हूँ। बट टाइम 100 आवर्स मुझे भी आपको देना है, टाइम आपको भी 100 आवर्स देना है। नॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब टाइम, समझिए इस चीज़ को। आपको पता होना चाहिए कि एक बार समय चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, तो समय 100 आवर्स तो तब भी आपको देना पड़ेगा। और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है कि हम ये चाहते नहीं थे कि खर्चा हो, लेकिन ये खर्चा हो गया। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या कहती है, हम ये चाहते नहीं थे कि ये खर्चा हो। अब शादी में जाना आना प्लान कर लिया, ठीक है, अब वहाँ पे चले गए। अब पापा की मान लीजिए सिस्टर की शादी थी, सिस्टर ने बोल दिया भैया एक चीज़ मांगू आपसे। भैया बोले बहन बोलो आज तुम्हारी शादी है, कैसे मना कर सकता हूँ। भैया उनको ना एप्पल की वॉच चाहिए, और आपको तो पता ही है शादी में पापा का बहुत पैसा खर्चा हो गया। तो भैया कहेंगे चल कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। अब एप्पल की वॉच भी 50,000 की आती है। अब आपको पता है पापा तो दे देंगे आपके, लेकिन मम्मी उनको पूरे साल सुनाएंगे कि अच्छा अपनी बहन की शादी में तो दे दिए थे और मेरी बारी में पैसा नहीं है तुम्हारे पास। तो एबनॉर्मल कॉस्ट, शादी में जाने आने का खर्चा तो पता था कि साड़ी देनी है, 2-2 हज़ार देना है, लेकिन एप्पल वॉच देना पड़ेगा ये नहीं पता था। मांग लिया क्या करेंगे, देना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है, ये वो कॉस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड नहीं किया होता कि ये कॉस्ट होगी, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कॉस्टिंग आपकी, ये खर्चा होता है, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ये खर्चा जनरली होता है। इस तरीके से आप, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आपने सीखा। अब इसको ज़रा लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार दोबारा से स्टडी करेंगे और देखेंगे कितना गया दिमाग में। आइए देखते हैं। आइए नॉर्मल कॉस्ट लिखते हैं इसके बारे में। इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली incurred at a given level of output. Under the condition in which that level of output is normally attained. कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट क्या है, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड ऑफ अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द कंडीशंस इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेंड। कहने का मतलब क्या है, इट इज दैट कॉस्ट, ये वो लागत होती है, सुनिएगा, ये वो लागत होती है विच इज नॉर्मली इनकर्ड, कि भैया ये खर्चा तो होना ही होना होता है। दैट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब अगर आपको ये वाला आउटपुट चाहिए,
इस काम को कंप्लीट करना है, ये चीज़ें होनी है, तो ये खर्चा आपका होना ही होना है अंडर द कंडीशंस इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट नॉर्मली अटेंड। इस काम को जनरली काम करने में इतना खर्चा होता है और आपका ये नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, ये नॉर्मल लागत लगेगी ही लगेगी। ओके, अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट normally incurred at a given level of output in the conditions in which that level of output is normally attained. It is charged to costing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए मैं स्क्रीन जूम करता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ द कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट है, ध्यान सुनेगा, ये वो लागत है इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड, ये जनरली नहीं होती है। आप जा रहे थे कहीं पे, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, क्या जनरली है? हाँ, एक बार तो हो जाता है, 2 बार हो जाता है। आपका टायर ही फट गया, नया टायर था, अभी पिछले महीने लगाया था, कम से कम 2 साल चलता है, अगले दिन फट गया, क्या करेंगे? एबनॉर्मल कॉस्ट हो जाता है यार, एक्सपेक्टेड नहीं था। एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, अगर वो आउटपुट चाहिए तो ये खर्चा होता नहीं है, उस आउटपुट पे ये खर्चा होता नहीं है, जो खर्चा होता है वो तो ऊपर वाला है, ये खर्चा होता नहीं है, लेकिन हो गया। दैट लेवल ऑफ आउटपुट नॉर्मली अटेंड, इट इज चार्ज द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, नॉर्मल लॉस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये आपको सीखने को मिलेगा मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर अच्छे से, ठीक है, मैं वहां पे बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा गाइड करता हूँ। आपने 100 यूनिट्स मंगाई, क्या मंगाया? टमाटर मंगाए, टमाटो, 10 टमाटर खराब हो गए, क्या ये होता है? हाँ ये होता है मेरे भाई। आप अगर 4 दर्जन केले भी ले आओगे ना, 4 डजन और बनाना भी आप घर पे लेके आएंगे ना, तो भी 1-2 केले खराब निकलेंगे। उस 4 डजन में हो ही नहीं सकता कि 100% सारे ठीक निकल जाए, एक आध थोड़ा सा सड़ा, थोड़ा सा गला, थोड़ा सा कीड़ा होता ही है, टेंशन वाली बात ही नहीं। आपकी मम्मी कहेगी चलो कोई बात नहीं, इसको साइड करता हूँ। एबनॉर्मल कॉस्ट, आप 4 डजन ऑफ बनाना लेके आए, या आप 100 एक्सपेक्ट करके आए थे कि 100 टमाटो में ला रहा हूँ, 10 टमाटो खराब हो गए, 90 तो सही होंगे, लेकिन आपके 30 टमाटोज खराब हो गए, तो एबनॉर्मल कितना हुआ? 10 तो नॉर्मल था, जो एक्स्ट्रा 20 हो गया ना, वो आपके लिए एबनॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, ये और डिटेल में हम मेटेरियल कॉस्टिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, यहाँ के लिए इतना ही। ओके सर, और भी कुछ बताना चाहते हो? हाँ, मेरे पास बताने के लिए तो बहुत सारा है, और तकरीबन 6 डेफिनेशन और बताना चाहता हूँ, लेकिन हेडिंग हम चेंज करेंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए, बस लास्ट, इसके बाद मैं कुछ और नहीं सिखाऊंगा इस चैप्टर के लिए। ओके, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना मेरे भाई, ये आप खुद बताइएगा कब आपने चैप्टर 1 को इतना डेप्थ पढ़ा था। आपने कभी पहले क्लासेस ली हो तो आप मुझे बताइएगा चैप्टर 1 को इतना डेप्थ कब पढ़ा था। नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वी आर लर्निंग। इस बार पढ़िए, क्योंकि इस बार आपको 90+ स्कोर करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, इसका नाम है कॉस्ट यूज्ड in managerial decision making। cost used in managerial decision making, cost used in managerial decision making। सर ये क्या है? ये कहता है कि कोई भी काम आप हाँ या ना करने वाले हो, उससे पहले देख लो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊंगा, और इसमें देखोगे मैनेजरियल मतलब होता है दिमाग वाला काम है, डिसीजन मेकिंग लेने से पहले सोच के हाँ बोलना, सोच के ना बोलना। ओके, पहला पॉइंट पिक करते हैं,
मार्जिनल कॉस्टिंग। सर आपको बताऊं, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका अपने आप एक चैप्टर है और मुझे तो अच्छा लगता है यार, औरों का पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11-12 के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कहता है कि एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने सोचा कि हमारे यहाँ 1000 स्टूडेंट्स इनरोल कराएंगे, 1000 स्टूडेंट्स कॉस्टिंग की बुक लेंगे, ठीक है। अब किसी बच्चे ने बुक का ऑर्डर किया, अगर वो ऑर्डर करेगा तो बुक जाएगी, बुक जाएगी तो डीटीडीसी को पैसा देना पड़ेगा उसको डिस्पैच करने के लिए, बुक जाएगी तो पैकिंग होगी, सुनिएगा, बुक जाएगी तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि सेल हो रही है, समझ में आ रहा? अगर मान ली किसी बच्चे ने परचेज नहीं किया तो क्या डिस्पैचिंग कॉस्ट लगेगी? नहीं। क्या पैकिंग कॉस्ट लगेगी? नहीं। क्या टैक्स भरना होगा? नहीं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है आपको? अगर आप एक भी यूनिट सेल करते हैं तो जो कॉस्ट एक्स्ट्रा आपको बियर करनी पड़ रही है हाँ करने की वजह से, वो आपके लिए मार्जिनल कॉस्ट है। या फिर अगर आपने ना किया, ध्यान सुनेगा, तो ना तो किया ना आपने कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो जो कॉस्ट आपने नहीं दी या फिर नहीं इनकर्ड की, वो भी एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट होती है। आपके दोस्त ने आपसे बोला चल भाई मूवी देखने चलते, ओके, मूवी देखने गए तो टिकट का खर्चा हुआ, पॉपकॉर्न का खर्चा हुआ, पेट्रोल का खर्चा हुआ, टाइम लगा, और तुमने जो शॉपिंग की वो सब मार्जिनल कॉस्टिंग है, क्योंकि एक एडिशनल देखो, बट वो तो खर्चा हुआ ना। अगर हाँ नहीं करते तो क्या खर्चा होता? नहीं होता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है बिजनेस के अंदर कि एडिशनल यूनिट पे, एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन, एडिशनल आउटपुट करने पे जो पर यूनिट का एक्स्ट्रा कॉस्ट तुमको बियर करना पड़ रहा है, दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, आइए लिखते हैं इसको। द अमाउंट at any given volume of output by which aggregate cost increase if volume of output is increased or decreased by 1 यूनिट। हिंदी में दोबारा समझाता हूं, एक यूनिट को बेचने की वजह से जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुई वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। सिंपल सा एग्जांपल, अगेन आप आजकल से कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए आपने मेरा कोई कोर्स बाय किया, एग्जांपल लेते हैं, आपने मान लीजिए कॉस्टिंग चल रहा है, आपने कंपनी लॉ बाय किया, 1100 में आपने बाय कर लिया, राइट, आपको कंपनी लॉ की बुक में नहीं लेक्चर्स मिले। अब आपके इनरोल करने की वजह से मुझे बुक का खर्चा बियर करना पड़ा, डिस्पैचिंग कॉस्ट बियर करना पड़ा, टैक्स देना पड़ा, क्या है ये? मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर ये आप ऑर्डर ना करते तो मेरा खर्चा भी ना बढ़ता। तो सर हम आपका खर्चा बढ़ा रहे हैं, समझिए इस चीज़ को कि एक हाँ करने की वजह से, एक ऑर्डर की वजह से, एक यूनिट के प्रोडक्शन की वजह से जो मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, क्लास 11-12 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर है। मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ, शादी होती है लड़का लड़की, लड़की लड़के की, कई बार लड़का ऐसा बोलता हुआ मिलेगा मूवीज़ के अंदर और रियल लाइफ के अंदर, या फिर लड़की बोलती हुई मिलेगी मूवीज़ के अंदर और रियल लाइफ के अंदर, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वाह 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 हंसो हंसो। लड़का भी ऐसा बोलता है कि यार इससे शादी ना करता तो अच्छा होता, इससे अच्छी तो वो थी। या फिर लड़की बोलती है
इससे सच में पापा मना कर रहे थे, मैंने शादी कर दी, लेकिन इससे शादी ना करके उससे शादी करती तो ज़्यादा अच्छा था, इससे अच्छा तो वो था। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, अब थोड़ा सा सीरियस एग्जांपल। आपको एक जगह जॉब मिल रही है, लेकिन बोलता है महीने भर तुम्हें घर नहीं जाना है और 12 घंटे काम करना है, तुम्हें मिलेंगे 50,000 रुपये। एक बोलता है तुम 8 घंटे काम करो, रोज आओ रोज जाओ, लेकिन तुम्हें सैलरी मिलेगी 20,000। तो अगर तुम 50,000 का ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? वो वाली जॉब, जो 20,000 वाली जॉब तुम छोड़ रहे हो। और वही अगर तुम 20,000 वाली एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें रोज घर आना जाना है, बीवी बच्चों से रोज मिलना है, तो 50,000 वाली को जो तुमने इग्नोर किया, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये होगा लेमैन लैंग्वेज, आईसीआई की लैंग्वेज नहीं, लेमैन लैंग्वेज, कि एक को हाँ करने की वजह से दूसरे को जो तुमने ठुकराया है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है? ठुकरा के मेरा प्रपोजल मेरा इंतकाम देखेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक को इग्नोर किया, दूसरे को एक्सेप्ट किया, दूसरे को रिजेक्ट किया, पहले को एक्सेप्ट किया। शादी के बाद भी ऐसा होता है। शादी हो गई आपकी, उसके बाद आपको कोई मिला और बहुत प्यार से आपसे बात करता है, जब भी वो बात करता है आपके चेहरे पे स्माइल आती है, आप सोचते हैं यार इससे शादी करके फंस गया यार, इससे क्या होता तो बेस्ट था। तो आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा फील होती है, बस नाम नहीं पता था। आगे से बोलना दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए आईसीआई क्या बोलता है, ये लिखते हैं। दिस कॉस्ट refers to the value of sacrifice made or benefit of opportunity foregone, accepting an alternative course of action। मतलब तुमने किसी की हाँ के लिए किसी का बलिदान जो कर दिया। अरे तुम्हें एक बताऊं केस, बोला नहीं चाहिए। दिल्ली में एक टीचर है, अभी मुझे लास्ट मंथ ही पता चला, बहुत पहले की बात है लेकिन लास्ट मंथ पता चला, मैं गया हुआ था उधर तो किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया। एक टीचर थे, चार्टेड अकाउंटेंट, और बहुत फेमस, दिल्ली में पढ़ाते थे, दिल्ली में, उसके आगे मैं नाम नहीं लूँगा, सॉरी, मैं नाम पूरा लूँगा भी नहीं, बस दिल्ली बोल रहा हूँ, इतना काफ़ी है। बहुत फेमस टीचर, और अराउंड एज ऑफ 50 प्लस तो होंगे, अराउंड 50 to 55। उन्हें अपनी कोई क्लास की लड़की पसंद आ गई, आधी थी रिलेशन में, अब उससे उन्होंने शादी कर ली, 50-55 के अराउंड उनकी एज। अब क्या हुआ, अब उनकी जो वाइफ थी, जो एग्जिस्टिंग वाइफ थी, उनकी बेटी भी, 2-3 बच्चे भी हैं उनके, उनकी जो बेटी है जिस लड़की से शादी की उसकी उम्र की है, दोनों की एज सेम, अराउंड 1-2 साल प्लस माइनस होगा। अब क्या हुआ, इसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में पिछली वाइफ को, उनको शादी से मतलब रिलेशन ख़राब हुआ। दूसरी चीज़ क्या हुई, अपनी प्रॉपर्टी उनको हाफ हाफ करनी पड़ी, उसको देना पड़ा। प्लस क्या हुआ, बहुत सारी लाइफ में इशू, उनका कैरियर ख़राब हो गया, वो टीचर भी टीचिंग कर तो रहे हैं लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा होगा। मान के चलिए एक समय पे मैक्सिमम 40-50% स्टूडेंट्स उनके पास जाते थे, आज मुश्किल से 2, 4, 5, 10, 20, इससे ज़्यादा नहीं। तो पूरी लाइफ और कैरियर ख़राब हो गया। तो हेडिंग का नाम क्या था? हेडिंग का नाम है कॉस्ट यूज इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि तुम हाँ या ना कर रहे हो ना बेटा, बहुत सोच समझ के करना। एक छोटा सा कैरेक्टर का पॉइंट ना तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी लग रही है, वो अपॉर्चुनिटी तुमसे बहुत कुछ छीन भी लेगी, याद रखना। और जैसे आप लोग सीए कोर्स में इन्वॉल्व करते हैं, आपका लॉ दोस्त जो नॉर्मल कहीं पढ़ रहा है कहेगा भाई चल रहा है घूमने, नहीं यार पढ़ना यार, बहुत पेपर है यार, सिलेबस है। दीपावली के टाइम में भाई चले शॉपिंग करने, मूवी देखने, अरे नहीं यार पेपर है, नवंबर दिसंबर में कैसे जाए। चले भाई होली खेलेगा, अरे यार मई में पेपर है यार। तुमने भी इस कोर्स को जब सिलेक्ट किया ना, तुम्हें भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े। अब एक पॉइंट और ऐड करूंगा,
एवरी सेक्रीफाइस, एवरी एफर्ट मेक यू काउंट वन डे एंड इट विल क्रिएट द डिफरेंशिएशन इन लाइफ एंड बिहेवियर। हिंदी में समझाता हूँ, जो भी आज तुम हर एक कर्म कर रहे हो, हर एक बलिदान कर रहे हो, उसकी वैल्यू एट द एंड जरूर मिलती है। तो कभी भी रिग्रेट मत होना कि वो एंजॉय कर रहा है और मैं नहीं कर रहा। तुम्हें जो मिलेगा ना, लाइफ टाइम वो ढूंढता रह जाएगा, उसको कभी नहीं मिलेगा। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ कि उसको क्या मिला और मुझे क्या मिला। ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ बाई योर सेल्फ कि मैं किस लिए कर रहा हूँ और मेरा मकसद क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। वो कितना भी कर लेना, BMW कार में कभी नहीं घूम सकता, लेकिन जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तुम पूछोगे अपने माँ से, माँ बता तेरे को क्या चाहिए, तुम उसे हर एक चीज़ दे पाओगे जो तुम चाहते हो। दिस इज द डिफरेंशिएशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है वो आज एंजॉय कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम जब बनोगे ना, तो वो लाइफ टाइम तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन पाएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो यार, थैंक्स बोल दिया करो यार कमेंट में, मोटिवेशन मिल रहा है तो। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, आइए अगला है डिफरेंशियल कॉस्ट, या फिर इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये क्या होता है, मान लीजिए मशीन 1 है, मशीन 2 है। मशीन 1 है 1 लाख की, मशीन 2 है 5 लाख की। सर मशीन 1 ले लीजिए, सस्ती है, 4 लाख बचेंगे। ओके, मशीन 1 का जो प्रोडक्शन है वो है 10,000, मशीन 2 का जो प्रोडक्शन है 50,000, यानी सर ये 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। सर ये वाला ले लीजिए। ओके, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है ना, वो होगी 1,000 रुपये, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो होगी 10,000 रुपये। और सर M2 बहुत अच्छा जा रहा है, सर ले लीजिए। इसकी जो लाइफ है ना, इसकी है 5 ईयर और इसकी है 10 ईयर। सर M2 बहुत अच्छा है, सर ले लीजिए। यहाँ पे प्राइस देख के आप क्या डिसीजन करेंगे? सर जब प्राइस प्राइस सुना था ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मेरे को लगा M1 ज़्यादा अच्छा है, पैसा बचेगा, लेकिन M2 महंगा तो है, लेकिन सर 10 साल चलेगा सर। तो डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट यही कहता है कि आपके पास दो प्रपोजल हैं, पहले वाले से दूसरे वाले में क्या इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। दो टाइप से हो सकता है, या तो आपके खर्चे बच रहे होंगे या तो रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो भी इंक्रीमेंटल है, उसे चूज कर लेंगे। अगर एक्सपेंसेस घट रहे हैं, ये भी इंक्रीमेंटली होता है। अगर पैसे का ना जाना भी आना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप सीखेंगे। तो कई बार आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे, वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट, आपके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक इसकी ICAI वाली मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखवाता हूँ। इफ सॉरी इफ मत लिखिए, इट लिखिए। इट represents it represents the change, चेंज में हो सकता है इंक्रीज और डिक्रीज। अरे यार बहुत गंदा लिखा मैंने ये वाला, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। हो सकता है आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ, इस वजह से ऐसा हुआ है, या फिर हो सकता है आपने प्रोसेस चेंज किया हो, आप काम करने का तरीका बदल रहे हो, या फिर हो सकता है आपने मेथड चेंज किया हो काम करने का, और प्रोडक्शन ETC। क्या कह रहा है? इट रिप्रेजेंट द चेंज, ये आपको चेंज को दर्शाता है कि पहले क्या था और अब क्या होगा। इन टोटल कॉस्ट, लागत में भी दिखाता है। हो सकता है एक्टिविटी चेंज हुई हो, हो सकता है एक्टिविटी चेंज हुई हो सकता है प्रोसेस चेंज हुई हो सकता है मेथड चेंज हुआ हो, जिसकी वजह से, मतलब आप कैसे समझो, एक्टिविटी चेंज होने की वजह से, प्रोसेस चेंज होने की वजह से, प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से जो भी टोटल कॉस्ट बढ़ी है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, यही होता है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट या फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। स्वाहा। ओके सर, समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आया होगा मुझे मालूम है, बाकी लेटर ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह में आप सीखेंगे इसको। और ये हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ, सर 6 सिखाऊंगा, उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज मेरी साइड से। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट।
अब मैं इसका जो एग्जांपल दूंगा ना तो मैं हंसी आएगी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। एक फ्रेंड थी मेरी, ओनली फ्रेंड, डोंट वरी, 10-15 दिन की दोस्ती थी, उससे ज़्यादा नहीं। उसने मुझे एक बात बोली कि विनीत यार, तू ना गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मत बनाइए। मैंने कहा ओके। उसने बोला तो बहुत सीरियस बनता है। मैंने कहा ओके। उसने बोला पता है गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने में बहुत खर्चे होते हैं यार। मैंने कहा ओके। तो सर आपने गर्लफ्रेंड बनाई है? देखो यार अब तुम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो, टॉपिक समझो। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है कि जब भी तुम डिसीजन मेकिंग के लिए जा रहे हो तो देख लो कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की वजह से मेरी जेब से कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। प्रपोजल तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो खर्चा भी नहीं लगेगा। प्रपोजल एक्सेप्ट करने की वजह से क्या खर्चा लगेगा। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि कॉस्टिंग जो है मैं यूट्यूब पे विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच मैंने बनाया और मैं फ्री डाल रहा हूँ। मान लीजिए 100 लेक्चर्स डालूंगा, मेरी लाइफ के 50 to 60 डेज आपके लिए डिवोट होने वाले हैं। ओके, तो इस 2 महीने में अगर मैं फास्ट ट्रैक कोई लॉन्च करता, अगर 2000 भी चार्ज करता, अगर 100 स्टूडेंट्स भी आते तो भी 2-4 लाख रुपए कमा लेता। ईजी है। अगर 90,000 प्लस फॉलोवर है मेरे, तो आपको नहीं लगता कि 100, 200, 500 बच्चे को सेल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं इस प्रपोजल की वजह से मेरा वो नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हुई है कि मुझे दुआएं मिल रही हैं। दुआएं लिटली, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दुआ, लेकिन लिटली ये ब्लेसिंग्स बहुत काम की चीज़ होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट करो और मैं आपको बोलूँगा गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ लिखो यार। टीचर की ब्लेसिंग्स, माँ बाप की ब्लेसिंग इकट्ठा करो। जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई। जिसके साथ माँ बाप की, टीचर्स की ब्लेसिंग्स होती है उसकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो खर्चा होगा, पहले ही इस बात को जान लो। एग्जाम्पल, लड़के, हम लड़के, मैं भी अपना नाम लेता हूँ, हम लड़के ना लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़े से डाउन होते हैं। कब तक होते हैं? अराउंड 26-29 तक हमारे पास दिमाग आता है। लड़कियों में 12 साल से ही स्टार्ट हो जाता है, और जब तक शादी नहीं होती 26-30 तक तो बहुत तेज होता है, लड़कों से हमेशा तेज होता है। अब इस ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लड़कों को शादी करनी है तो लड़कों के लिए एक डायलॉग यूज किया जाता है, शादी के लड्डू जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया, अरे सर कार मिली उसको, अरे सर 10-5 लाख रुपए भी मिले, ससुर जी ने अंगूठी अंगूठी भी दी सोने की और बहुत सामान मिला। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके बेटा, रेडी हो गए शादी करने के बाद? ओके, अब 6 महीने बाद की स्टोरी सुनो। वाइफ जी का खर्चा, उसके 1-2 साल बाद का खर्चा सुनो, शॉपिंग का खर्चा, मूवी देखने का खर्चा। अब तुम्हारा हर कॉस्ट डबल हो जाएगा। मूवी देखने पहले अकेले जाते थे, अब भाभी को लेके जाओगे। अब शॉपिंग करने अकेले जाते थे, अब उसको भी लेके जाओगे। शुरू शुरू में जो 2 महीने का प्यार होता है ना, वो बड़ा ठीक होता है फिर लेकिन लाइफ में जब शादी हो जाती है तो हर चीज़ डबल हो जाती है। अब तुम यार पर्सनल मत जाओ, तुम्हें बस हंसा रहा हूँ मैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट यानी अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो खर्चे करने के लिए रेडी हो जाओ। अब बच्चा हुआ, बहुत सब लोग अरे भाई साहब लड़का हुआ है जी, बधाई हो बधाई हो। और शुरू में मानोगे नहीं, 90% लड़के नालायक ही होते हैं। बहुत कम ही होते हैं शरीफ जो समय से सुधर जाते हैं, और बहुत कम होते हैं जो पैदाइशी शरीफ होते हैं। और जितनी लड़कियां बदमाश नहीं होती, लड़के ज़्यादा होते हैं। लड़कियां हमेशा, हाँ लड़कियों के बारे में एक खास बात है यार, लड़कियां जो होती है ना वो पापा की परी कहा कहते हैं होती है, लेकिन लड़कियों में खास बात होती है कि दूसरे घर जाके भी अपने माँ बाप को नहीं भूलती। लेकिन हम लड़के इतने नालायक हैं, किसी एक के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली को भूल जाते हैं। इसलिए लड़कियां हमेशा देवी कही जाती हैं और लड़के दुष्ट कहे जाते हैं, नालायक। लड़के भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली ना आप लोग ये गलती करते हैं। प्लीज़ मत करिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी साइड से। लड़कियों से सीखने लायक वाली बात है, वो दूसरे घर पे जाके अपने माँ अपने बाप को कभी नहीं भूलते। और हम लड़कों को 2 पैसे की नौकरी लगी नहीं, एक छोकरी मिली नहीं, वाइफ मिली नहीं, बस अरे पापा मैं तो अपनी लाइफ में बिजी हूँ। सीखो अपनी बहन से, अपनी कज़न सिस्टर से, वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं भूलती। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है। अपने टीचर को, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या कहता है? अगर प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो खर्चा होके रहेगा, इसलिए प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले चीज़ें अच्छे से जान लो। ओके, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। मतलब ये वो पोर्शन है कॉस्ट का
कि अगर आपने हाँ किया तो खर्चा होगा। कैश आउटफ्लो मतलब होता है जेब से पैसे आपके जाएंगे। आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तभी जब आप प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें। इफ इट कैन बी अवॉइडेड मतलब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं या लाइफ से हटा सकते हैं जब आप अपनी शादी के लिए मना कर दें। हाँ और सेव्ड इट अ सेव्ड अवॉइड और सेव्ड, यहाँ पे इट की जगह इफ लिखना। सेव्ड इफ अ मतलब आप उस खर्चे को इग्नोर कर सकते हो या अपने पैसे बचा सकते हो। इफ अ पर्टिकुलर प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। नॉट एक्सेप्टेड मतलब अगर आपने उस कंसिडरेशन यानी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तब पैसे बच जाएंगे, अगर हाँ किया तो खर्चा लगेगा। अब एक दो लास्ट और बताने, एक है संक कॉस्ट, एक है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। दैट्स इट, छोटे छोटे, ज़्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होती है? एग्जांपल देता हूं, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के समय जरूरी है क्या कि हम एडवर्टीजमेंट कराएं? ये जरूरी है। जैसे मैकडी का एग्जांपल लेते हैं, पिज्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं, डोमिनोज का। सर 30 मिनट्स में डिलीवरी, ओके। क्या लगता है कि लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट किया है? नहीं किया। कितने एडवर्टीजमेंट थे जो लॉकडाउन के समय आते थे? सर कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब लोग घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो खर्चा करने का क्या फायदा। एग्जाम्पल लेते हैं आपकी मूवी का, पीवीआर के अंदर, पीवीआर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मूवी थी RRR, आई थिंक आप सबने देखी हो, नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी थी और हॉल में देखने लायक थी। मैंने IMAX 3D में देखी थी और बहुत लाजवाब मूवी थी, आई लव इट, बहुत अच्छी मूवी थी। अब IMAX 3D में लॉन्च होनी थी और लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया। क्या मूवी लॉन्च हुई? नहीं। ओके, नहीं हुई, राइट। क्या एडवर्टीजमेंट हुए? नहीं सर, उस समय नहीं किए गए। क्या उसके खर्चे को रोका गया? हाँ, रोका गया। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या वो खर्चे होते? हाँ, होते। यानी कई बार हम छोटे मोटे खर्चों को या फिर बड़े खर्चों को कुछ समय के लिए रोक देते हैं कि भाई अभी इस समय के लिए रोक दो, शॉर्ट टर्म के लिए, बाद में जब समय ठीक होगा तो दोबारा कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। एक एग्जांपल, R&D कॉस्ट। R&D कॉस्ट, कई बार कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी बोलती है यार कुछ समय के लिए R&D को रोक दो, बाद में दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मतलब कुछ समय के लिए इसको रोक दिया जाता है, फिर बैलेंस होने पे दोबारा शुरू कर दिया जाता है। दैट्स इट। आइए, these are the costs which may be avoided in short run by मैनेजमेंट डिसीजन। मतलब मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेती है कि कुछ समय के लिए इसको बंद कर देते हैं, शॉर्ट समय के लिए, फिर जब हालात ठीक हो जाएंगे तो दोबारा से इसको कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट, 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 एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या फिर R&D कॉस्ट। ठीक है, R&D कॉस्ट, इसको क्या करते हैं कुछ समय के लिए कई बार रोक देते हैं, पैसे नहीं है, बात खत्म। एक लास्ट आपको डिस्कस करना है, उसके बाद हम चैप्टर क्लोज करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए मुझे आपके लिए बैच बनाना था। ये जो कैमरा जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे सोनी का कैमरा, और अराउंड ये 5 लाख का है, ये सोनी का कैमरा। ये जो माइक जो है अराउंड ये 1 लाख का है, 6 लाख, बस यही कॉस्ट जोड़ते हैं, बाकी छोड़ दो, सिस्टम वगैरह टोटल मिला के 10 लाख। ओके, अब मुझे एक नया बैच बनाना है। क्या मैं इस 10 लाख की कॉस्ट को आपके बैच के लिए मानूं,
या मैंने ये स्टूडियो जो बनाया है ये अपनी प्रॉपर्टी लेके इस पे स्टूडियो कंस्ट्रक्ट किया है, ओके। तो क्या मैं अब यहाँ पे इस कॉस्ट को ऐड करूँ तुम्हारे बैच के लिए? सर 2 लाख का बैच बना रहे हो, 10 लाख का बैच बना रहे हो, 10 लाख की कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली, संक कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो पहले ही आपकी हो चुकी है। हम इसे कैलकुलेट तो करते हैं, लेकिन वो एक समय कह रहा है पहले डिसीजन लेने के लिए हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ या ना के समय इसको मत लो, तुम ये देखो तुम्हें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने 5 लाख का बैच बनाया, यही विघ्नता कॉस्टिंग बैच 5 लाख का बनाया, मतलब मान लीजिए 500 बच्चे, 1000 रुपये फीस आई, कितना हो गया 5 लाख रुपये, ओके। मेरा खर्चा कितना आया सर? 4 लाख रुपये। सैलरी वैलरी देखिए मेरे पास 50,000 रुपये बच गए, 4.5 लाख का खर्चा, 50,000 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ में ये 10 लाख खर्चे ऐड कर दूँ तो मेरा खर्चा हो जाएगा 14.5 लाख, और प्रपोजल कितने का है? 5 लाख का। मैं तो माइनस में चला जाऊंगा। तो वो कह रहे हैं संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आपकी पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है। ये कॉस्ट आपके पास्ट में हो चुकी है, आप इसे डिसीजन लेते समय के लिए मत लीजिए, कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए ले लीजिएगा। डेप्रिसिएशन वगैरह आप लेते हैं आप उस समय ले लीजिएगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में मत लीजिए। ये आपकी पॉकेट से जाने वाला नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग के समय आप एक्चुअल खर्चा लीजिए जो आपका है, आप बस वो लीजिए, और एक्चुअल जो सेल बेनिफिट होने वाला है वो लीजिए। डिफरेंस अमाउंट देखिए, प्रॉफिट है तो हाँ कीजिए, लॉस है तो मना कर दीजिए। लेकिन संक कॉस्ट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, उसको उस समय कंसीडर मत कीजिए। दिस इज संक कॉस्ट, ओके। देखिए एज पर द ICI historical costs incurred in the past, जो आपने पास्ट में खर्चा किया था, आर नॉन एज sunk costs. They प्ले नो रोल, इनका कोई भी रोल नहीं होता इन डिसीजन मेकिंग इन दी करंट पीरियड। इन दी करंट पीरियड, करंट पीरियड में इसका कोई रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग के समय, ओके। एग्जाम्पल WDV ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, क्योंकि पैसे तो इसके लिए आप पहले ही दे चुके हो ना, एग्जिस्टिंग मशीन। तो दैट्स द कवरेज ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सच बोलूँ तो अभी कुछ और थ्योरी रह गई है, मैंने अभी नहीं लिया है, क्योंकि वो ओवर द ऑल चैप्टर के साथ कवर होती जाएगी। जो स्पेसिफिक थ्योरी थी, जो क्वेश्चंस में वर्ड मीनिंग आएंगे, टर्म्स आएंगे, बार बार समझाना पड़ेगा, तो मैंने एक ही बार आपको स्पायरल करके समझा दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग टेस्ट देने वाले हैं इस चैप्टर को रिवाइज कर लें, वो फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना अगर आपने टेस्ट सीरीज बाय कर ली है तो। उसके बाद टेस्ट पेपर अपना लेके सॉल्व करके मुझे सबमिट करना, मैं पर्सनली चेक करके आपको आंसर करूँगा कि आपने सही किया या गलत किया। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दिस इज लेबर कॉस्टिंग। हो सकता है लेबर कॉस्टिंग और इस लेक्चर के बीच में 2 से 3 दिन का डिफरेंस हो। मैं अभी हरिद्वार शायद प्लान कर रहा हूँ जाऊँ, तो अगर हरिद्वार नहीं गया तो नेक्स्ट डे लेक्चर अपलोड हो जाएगा, अगर गया तो 1 से 2 दिन का गैप हो सकता है, ठीक है। बाकी चैप्टर रिवाइज करके टेस्ट की प्लानिंग कीजिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा बुक्स के लिए या टेस्ट के लिए 9354719404 पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप ना लाइक बच्चों, डोंट माइंड, कर लेना था यार, इतने प्यार से कितनी बार बोला मैंने, ठीक है। और कोई गलती हुई हो तो सॉरी ऑन माय साइड। चलिए गणपति जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुद्धि देने के लिए, हमें आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सरस्वती माता जी आपने हमें ज्ञान दिया हमारी लाइफ के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टीचर जी आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, पेरेंट्स जी आपने हमें सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।